नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 गेम्स ऑफ गद्दी में। आज सवाल की क्या 7 से सधेंगे समीकरण। योगी मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री शामिल हुए हैं। मिशन 2022 से पहले सीएम योगी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। प्रदेश की सभी जातियों को साधने की कोशिश इसमें नजर आ रही है। मंत्रिमंडल में शामिल 7 मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और खटीक समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। वहीं विपक्ष इस विस्तार को चुनावी हथकंडा कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले विस्तार से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होगी बातचीत। योगी के 7 नए सिपाह सालार। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता और अखंडता सुदृढ़ रखूंगा। मैं सबके साथ के राजतंत्री के रूप में जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास व्यक्त किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। निसंदेह जो समय है उसी समय में हम लोग बेहतर करेंगे। निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। मिशन 2022 वाला विस्तार। अब बहुत अच्छा लोगों का चयन है और सभी को अच्छा काम करें, प्रदेश की जनता का भला हो, यही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। चुनाव से पहले विस्तार से बनेगी बात। तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। वो अच्छी बात है, संख्या पिछड़ों की ज्यादा है तो भागीदारी ज्यादा दे रहे हैं तो स्वागत है उसका। साथ साधेंगे 2022 के समीकरण। और इससे पहले कि मेहमानों के साथ चर्चा पर जाएं, आज के जो सवाल है ये आपको बता दें। न्यूज 18 कर रहा है सवाल कि क्या नए चेहरों से बनेगी 22 की बात। क्या जातीय समीकरण साधने की ये कोशिश है जो एक्सपेंशन हुआ है? विपक्ष के बजट वाले आरोप में कितना दम है? क्या एसपी बीएसपी से मुकाबले में बड़ी मदद मिलेगी? आज जो कदम उठाया गया, जो विस्तार किया गया, जो 7 नए चेहरे जुड़े हैं, तो ये सवाल है न्यूज 18 के। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम बता दो। ओमकार नाथ सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका स्वागत है ओमकार नाथ जी। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अब्दुल हफीज गांधी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल हफीज साहब। डॉक्टर एमएच खान, प्रवक्ता बीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ शशि सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही बनता है कि क्या ये जो 7 नए चेहरे आप अपने साथ लेकर आए हैं 2022 की बात बना देंगे? मनीष जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, सबसे ज्यादा जो तिलमिलाहट नजर आ रही है वो समाजवादी पार्टी में ही नजर आ रही है। एक्सपेंशन के बाद से अध्यक्ष अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया और आपके तमाम प्रवक्ता बाहर आ चुके हैं और सब तिलमिलाए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? परेशानी क्या अगर एक्सपेंशन हो तो? ये मंत्री कर क्या पाएंगे? और आप कंपोजिशन देख लीजिए, एक कैबिनेट मंत्री और बाकी राज्य मंत्री। और जो जिस समाज से राज्य मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री को हम जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री की क्या पावर होती है और राज्य मंत्री की क्या पावर होती है। तो इससे तो यही लगता है कि दिखाने के लिए ये बनाए गए हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है कि वो जातीय जो जनगणना है वो नहीं कराएंगे। इससे पहले भी निजीकरण से जो है वो ओबीसी समाज या एससी समाज कहीं ना कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिखावे की ये राजनीति की है। क्योंकि यदि आप काम करना चाहते हैं तो पहले से एक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया?
सिर्फ ये जो 3 महीने बचे हैं इसमें प्रतिनिधित्व देने की क्यों बात की जा रही है? यही जो है प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 77 में से 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए, उनको पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनसे जन आशीर्वाद यात्रा भी कराई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है? यदि आप सही से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज बनाइए, उनके लिए बजट एलोकेट कीजिए, लेकिन सारी की सारी चीजें सिर्फ चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी तो सवाल तो उठेंगे ना। 3 महीने में कर क्या लेंगे मुझे बताइए? इनकी अब्दुल पट्टी जो हफीज जी, लगेगी ना, आपको याद है उससे ईंट भी नहीं अखिलेश यादव टूटेगी। की सरकार में कितने बार विस्तार हुआ था कैबिनेट का? विस्तार से प्रॉब्लम नहीं है, विस्तार आप बहुत बार कीजिए, लेकिन यही जब चर्चा 1 साल से चल रही है तो ये विस्तार क्यों नहीं किया गया था? यदि आप किसी समाज के लिए काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 8 सभी बार समाजों पर विस्तार हुआ था और representation नहीं आखिर तक विस्तार होते रहे थे। नहीं, ठीक है, मुझे आपने जो बताइए, सवाल उठाए हैं विस्तार जवाब से मनीष जी समझता नहीं देंगे। है। मनीष जी, जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है और सबसे बड़ी जो परेशानी है उनकी तरफ से कि जब बजट ही नहीं तो मंत्री क्यों बनाए? दूसरा, आपने चेहरे तो अलग अलग जातियों के ले लिए लेकिन उनको सही जिम्मेदारी नहीं दी, राज्य मंत्री बनाया, तो राज्य मंत्री सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। इन दोनों ही सवालों का जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, किसको कौन सा विभाग देंगे और कब करेंगे। हमारी सरकार लगातार 4.5 साल की जो उन्होंने काम किया, अगर उसका आकलन करेंगे। मेरी आवाज इको कर रही, मेनका जी जरा ठीक करवा दीजिए। आ रही है। मेनका जी, आपकी आवाज आ रही है। 4.5 साल की जो डबल इंजन की सरकार है उसने गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम किया है। 5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 31 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए और नौजवानों को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी। आज गन्ना किसानों का 1,43,000 का भुगतान किया गया है उत्तर प्रदेश में। आज जो अखिलेश यादव के समय में जिस उत्तर प्रदेश में तमंचे और कट्टे बना करते थे, आज वहां ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही है, बबल स्कॉट रिवॉल्वर बन रही है, बबल स्कॉट रिवॉल्वर बन रही है, ड्रोन बन रही है जो सीमा पर काम आएगी। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आती है। चल ही रहा था, सारा काम ठीक से चल रहा था, रफ्तार के साथ चल रहा था, तो फिर ये आखिर के महीनों में विस्तार की क्या जरूरत पड़ी? देखिए मेनका जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको 19 मार्च 2017 से अंतिम दिन तक काम करने का मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता की जनकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि मंत्रिमंडल में जो हमको निर्धारित अंक है उसके अनुसार हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी को कतई ये नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। ठीक है, तो मनीष जी आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण से इस विस्तार का कोई लेना देना नहीं है, विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार का सीएम ने इस्तेमाल किया। फिर तो सवाल ये भी उठेंगे, फिर बात बात पर क्यों मंत्रियों की जाति बताई जाती है, सवाल तब भी उठेंगे। डॉक्टर एमएच खान साहब, 21% जो दलित वोट बैंक है पहले ही सेंधमारी बीजेपी कर चुकी है। अब जो आज जो 3 नए चेहरे जुड़े हैं उस पर आपका रिएक्शन, और पूरे जो 7 चेहरे हैं उन पर आपका रिएक्शन, क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को या आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये चुनाव के 3 महीना पहले ये चुनावी, इसको कह रहे चुनावी का नाम इसको कह सकते हैं कि चुनावी बयान बहाना चाहते हैं, तो ये बयान और बहेगी नहीं। उसमें एक आदमी का नाम मैं लेके खाली बात करूंगा, जितिन प्रसाद जी का, जिनको ब्राह्मण चेहरे के रूप में ये लोग लाए। 4.5 साल से जितिन प्रसाद ब्राह्मणों की हत्याओं के बारे में बीजेपी से सवाल करते रहे और पूरा घूम घूम को पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कहते रहे कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, अब ये भी गए हैं और मंत्री बनने से पहले ना एमएलए थे ना एमएलसी थे, अब उनको एमएलसी बनाया गया है। ये फिर ब्राह्मण समाज में जाके क्या मुंह दिखाएंगे कि अभी 4 साढ़े 4 साल तक तो आप तो बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे थे, अब कैसे आप बीजेपी के साथ में खड़े हो गए? तो ये सीधा मामला है। खान साहब,
ये सवाल किसी एक नेता के साथ तो जुड़ेगा नहीं। खान साहब, ये सवाल हर उस नेता के साथ जुड़ जाएगा जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है। फिर अगर कल को कोई बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आपके साथ आता है तब भी ये सवाल वाजिब होंगे। मेनका जी सुन लीजिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी की विचारधारा ये रही हो, और अगर पहुंच कर, जैसे मान लीजिए मैं आपको गाली देता रहा हूँ और फिर आपसे गले मिलूं तो क्या कुछ कमजोरी होगी? तभी तो गले मिल रहा हूँ। एमएच खान तो ये साहब, सीधी विचारधारा की बात है। एमएच खान साहब, माफी के साथ कहूंगी, राजनीति में विचारधारा जैसी चीज अब कुछ दिखती नहीं है, बची तो दिखती नहीं है। खैर, सब कुछ नफा और नुकसान पर होता है, फॉर्मूला देखा जाता है, गणित बैठाए जाते हैं कि कहाँ क्या फायदा होना, और वहां जाते हैं राजनीतिक दल। होने दे रही हैं आप। देखिए, मुझे टोका टाकी कर रही है, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई है, टोका टाकी कर दिया। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जवाब क्या दूं? पूरी, हाँ, आप सुन लीजिए। ये जितना मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहे कर ले, जो कुछ करना चाहे कर ले, सर के बल हो जाए तो क्या पेट्रोल का दाम कम कर पाएंगे? क्या डीजल का दाम कम कर पाएंगे? क्या महंगाई का स्तर गिरा पाएंगे? नहीं गिरा पाएंगे। अब गन्ना किसानों का कह रहे हैं मैंने इतना भुगतान किया है, 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का दाम बकाया है, क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं भाई? गन्ना किसान जो है, गन्ना खुद बोता है, उगाता है, ट्रैक्टर ट्राली बनाता है और वहां मिल तक पहुंचाता है। कोई आप भुगतान करके गन्ना किसानों का एहसान नहीं कर रहे हो, आप उसी के माल का पैसा दे रहे हो, वो भी इतना बकाया है। ठीक है, जब इतना दिन हो गया है। बहुत बड़ी बात कही आपने, महत्वपूर्ण बात कही है। मनीष शुक्ला जी जवाब देंगे आपके इन बातों का। इससे पहले कि ओमकार नाथ जी के पास जाऊं, मनीष शुक्ला जी शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो खेत में जाके वो गन्ना उगाती थी, उसको काटती थी, फिर गन्ना मिल जाती थी और उसको पेरने के लिए देती थी और फिर उसका पैसा किसानों को दे देती थी। यही था ना एमएच खान साहब बसपा के समय में? किस तरह की बात आप कर रहे हो? आपके समय का जो भुगतान बकाया था वो 2017 में हमने उसका भुगतान किया है। आज 1,43,000 करोड़ का जो भुगतान है, सपा और बसपा मिलकर उतना भुगतान नहीं कर पाई थी। यही मजाक पकड़ रहे हो नेशनल कैबिनेट बैठ करके। बात करने में लॉजिक रखा कीजिए, लॉजिक रखा कीजिए। किसानों की बात करो। योगी आदित्यनाथ जी किसान हैं? किसान है क्या? 1 बीघा खेत है उनके पास क्या? बहन जी के पास लॉजिक रखनी चाहिए। पटाख बोलने बैठ जाते हो कि क्या एहसान किया? मायावती जी गन्ना उगाती थी, मायावती जी गन्ना 2007 से 12 के बीच में, 2007 से 12, अरे आपको देना ही नहीं था, आपने बढ़ा दिया नहीं, आपने दिया तो नहीं, दिया नहीं आपने दिया नहीं। और ये आप बता रहे हैं कि क्या एहसान किया? अरे 2007 से 12 के बीच में मायावती खेत जाती थी और एमएच खान साहब, खेत में मायावती जी जाती थी, एमएच खान साहब। ठीक है, अब ओमकार नाथ जी को भी ले आते हैं बहस में। ओमकार नाथ सिंह जी, प्रियंका गांधी आने वाली हैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ, और उससे पहले ही एक बड़ा दांव बीजेपी की ओर से चल दिया गया। 7 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल कर लिए गए और जितिन प्रसाद जिन्होंने आपका दामन छोड़ा, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ पार्टी में कैबिनेट में शामिल किया गया बल्कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। एमएलसी की लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। कांग्रेस इन तमाम जगहों पर कहां खुद को फिट बैठती है और इस पर आपका रिएक्शन क्या? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये लोग कहां फिट बैठ रहे हैं? सबसे पहले जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, जो नवनियुक्त मंत्रीगण आए हैं, उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि वह शायद इनको बचा सके, तो बड़ी मेहरबानी। आप देखिए, 23 इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर थे और 21 इनके पास स्टेट मिनिस्टर थे, जिसमें सारी बिरादरी थी। ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, कायर थे, भूमियार थे, मौर्य थे, निषाद थे, राजभर थे, बनिया थे, मैंने हर तरह के मुसलमान थे, सब हैं। उसके बाद ये 4.5 साल कुछ नहीं कर पाए, ये सारे के सारे फेल हो गए। तो 7 आदमी योग्य भेजे गए हैं, जिसमें एक हमारे कांग्रेस के हैं
जिनको कि इन्होंने लिया है, मतलब अपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इन्होंने फ्लॉप समझ लिया, उनसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस से बुलाया इन्होंने और उनको मंत्री बनाया कैबिनेट कि शायद वो बेचारे कुछ कर पाए। अब आप बताइए, 8 ऑलरेडी इनके यहाँ ब्राह्मण मंत्री हैं और 8 नहीं कर पा रहे, तो एक बेचारे जितिन प्रसाद जो अभी अभी आए हैं क्या कर लेंगे? तो आप ये सोचिए कि सरकार इतना घबराई हुई है कि इसके बस का कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम कर रही है। और अगर इसके बस का कुछ होता तो इस समय जब सबको टिकट बांटे जा रहे हैं, कुछ पार्टियों ने अपने टिकट कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, यहाँ मंत्रिमंडल बढ़ाया जा रहा है। तो ये हंसी का बात है कि नहीं है? तो आपने भी नाम फाइनल कर लिए क्या? आपने भी नाम फाइनल कर लिए कैंडिडेट्स के? हमारे यहाँ नाम फाइनल है, बस खाली CSE की मुहर लगनी है और क्लियर हो जाएगा। प्रियंका गांधी पहुंच रही है, मुहर लग जाएगी उसके बाद? नहीं, मुहर यहाँ नहीं लगती, मुहर तो दिल्ली में लगती है, CSE दिल्ली में बैठती है। प्रियंका जी ने अपने लेवल पर फाइनल किया है जो हमारे यहाँ सिस्टम प्रियंका होता गांधी है। पहुंच रही हैं तो क्या बात होने वाली है? इस फॉर्मूले पर भी बात होगी? समीकरण तो सभी साधने की कोशिश करते हैं ना? नहीं समझिए आप, समीकरण साधिए, लेकिन जब आप 5 साल नहीं साध पाए तो 4 महीने में क्या साध के करेंगे? ठीक है, शशि सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शशि सिंह जी, कैबिनेट एक्सपेंशन, 7 नए चेहरे, अलग अलग जातियों से, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, कोई फायदा नहीं होने वाला। हालांकि अपने समय में लगभग हर राजनीतिक दल जब सत्ता में होती है तो इस तरह का स्टेप उठाती ही है। लास्ट वक्त में जो उपेक्षित रह गए या जो नाराज है उनको खुश करने के लिए इसी तरह के कदम उठाए जाते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है वाकई ये जो सिलेक्शन है बीजेपी का वो उसको फायदा पहुंचाने वाला लग रहा है, या फिर ये सिर्फ केंद्र ने जो फॉर्मूला अपनाया उसी को कॉपी पेस्ट किया इन्होंने? देखिए मेनका जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने या उनके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सोच विचार करके आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसमें सभी जातियों का समायोजन आप देख रहे हैं लिया गया है, सभी लोगों को वहां तवज्जो दी गई है। जैसा कि हमारे खान साहब कह रहे थे और हमारे प्रतिभागी कह रहे थे कि जितिन प्रसाद जी के ऊपर जो स्पेशली एक कटाक्ष हो रहा है, देखिए वो बाहर से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आज ये सम्मान देकर ये दिखाया है कि अगर कोई अपनी मन और मंशा साफ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे भी पूरा सम्मान देगी अपने ही लोगों की तरह से। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मैं समझती हूँ कि कार्यों की बात है, तो इसका विपक्ष बेशक जैसे अपने हिसाब से प्रचार करे, क्योंकि विपक्ष का काम होता है उसके विरोध में बोलना। अन्यथा मैं समझती हूँ कि जो कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं वो उतना विकास कार्य आम जनता को लेकर, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो या आयुष्मान भारत हो या और भी इस तरह की जो अति गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। पहले और शशि जी एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि जो 7 नए चेहरे हैं, अगर इसमें जितिन प्रसाद को हम छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसे हैं जो कि न सिर्फ पिछड़ी जातियों से आते हैं बल्कि ये गुमनामी में रहने वाले चेहरे हैं, जो संगठन में थे, काम कर रहे थे। ये कोई हाई प्रोफाइल चेहरे नहीं है जिन्हें जगह दी गई है। जब इनको शपथ लेना था उससे 1-1.5 घंटा पहले तक इनको जानकारी तक नहीं थी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा मेनका जी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपना उन्होंने देखिए विस्तार करना एक मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है। उन्होंने अपने आज विशेषाधिकार का, अपनी वीटो पावर का सही यूज किया है और ये उनकी चॉइस है और ये दिखाता है। इस पर मैं समझती हूँ कि हर एक को उनका आज तारीफ करनी चाहिए उनकी कि उन्होंने इस तरह के जो गुमनामी से जुड़े हुए लोग थे उन्हें उठाकर आज सत्ता में और एक चेहरे के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया, उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है। और देखिए ये तो विपक्ष है, आप जानते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं समझती हूँ अपने आप में ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने आज ऐसे जो गुमनामी के अंधेरे में थे लोग उन्हें उठाकर सामने लाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एमएच खान साहब, जो एक फॉर्मूला बीजेपी का सवर्ण प्लस गैर जाटव प्लस गैर यादव ओबीसी, उसी फॉर्मूला पर टिकी हुई दिख रही है बीजेपी इस बार भी। तो बीएसपी के पास क्या है हथियार इससे लड़ने के? देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल पर मैं कह चुका हूं कि हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय करना। और
ये मुझे हास्यास्पद लगता है। अभी हमारी बहन कुछ कह रही थी कि बड़ा अच्छा काम किया बीजेपी ने। 3 महीने में बेचारे अपने डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाएंगे, ये काम क्या करेंगे। शासन में बड़ा ही महत्व होता है। 4.5 साल तक तो जो बाकी लोग नहीं समझ पाए, 200 एमएलए धरने पे बैठ गए विधानसभा में कि मेरी बात नहीं सुनता है डीएम, कलेक्टर, एसपी, तो ये किसको सुना पाएंगे। इसी में लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमारा विभाग में कौन कौन निदेशक है, कौन डायरेक्टर, अभी विभाग नहीं बटा है। तो अब तो समय गुजर गया है, जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब समझ सारा खेल समाप्त हो चुका है। महंगाई खेल समाप्त हो गया है, आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन जो कदम उठाया गया है बीजेपी की ओर से, इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट के जो 60 चेहरे हैं, ये 22 की सरकार बनाने में मदद पहुंचाने वाले चेहरे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। हालांकि विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह पर वाजिब लगते हैं। 7 नए चेहरे शामिल हुए योगी कैबिनेट में, और इसी के साथ कई सवाल भी। और मनीष जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस का आपसे सवाल है कि आपके पास 7 ब्राह्मण चेहरा तो पहले से था, 8वें की जरूरत पड़ गई आपको, आपके क्या चेहरे काम नहीं कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी आपसे पूछ रही है कि अगर आप ओबीसी के इतने ही हितैषी हैं तो जातिगत जो जनगणना हुई है, आंकड़े सामने क्यों नहीं आने देते, जातिगत जनगणना होने क्यों नहीं देते हैं। देखिए मेनका जी, मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा। एक तो 2007 से 12 की जब मायावती की सरकार अपने अंतिम समय में थी तो उनकी उपलब्धि क्या थी, 22 मंत्री लोकायुक्त जांच की लपेटे में थे। और जब अखिलेश यादव की सरकार 2016-17 के अंतिम समय में थी तो लखनऊ की सड़कों पर चाचा भतीजे एक दूसरे को डंडा लेके दौड़ाते थे। एक मंत्री आज इन, दूसरा मंत्री बर्खास्त, तीसरा मंत्री फिर इन, ये इनकी स्थिति थी। आज जब हम 4.5 साल बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए एक भी मंत्री कोई दागदार नहीं। उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ, आज नौजवानों को नौकरी मिल रही है, किसानों को मूल्य का उपज मिल रहा है। हमको लगता है डिबेट आज इनको इस पर करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार पर नहीं डिबेट होनी चाहिए। ये उनका विशेषाधिकार है कि उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कितने मंत्रियों को रखेंगे और कहाँ रखेंगे, किस स्थान पर रखेंगे। क्या ये मायावती और अखिलेश यादव से पूछ के रखना पड़ेगा। रहा बात कांग्रेस का, तो उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा करने वाले ओंकार सिंह जी बताए, पंजाब में तो उनका मुख्यमंत्री ही हटा दिया गया, इस्तीफा देकर चला गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। क्या स्थिति है वहां, किस तरीके से रोज वहां जूतम पैजार की स्थिति वहां के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में रही। रोज जहाज से बुलाए जाते रहे, दिल्ली से जाते रहे। इनके उत्तरांचल में क्या हाल है हरीश रावत अन्य लोगों में। तो ये अपने गिरेबान में जाके अभी और सिमटना है कांग्रेस को। ओंकार जी, अब 2-4 सीट पा जाइए, इसके लिए थोड़ा तैयारी करिए। बीजेपी के कामों में अगर ज्यादा नजर रखेंगे, बीजेपी कैसे तो काम में तो नजर रखेंगे ना, काम में तो रखना ही होगा नजर, ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे। और साथ ही साथ ये भी देखना होता कि दूसरे दल क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो नजर रख रहे हैं। आप भी तो पंजाब कांग्रेस पर, उत्तराखंड कांग्रेस पर आपने भी नजर रखी हुई है अपनी, तो नजर वो भी रखेंगे। बिल्कुल हमने कहा। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। ओमकार नाथ जी कुछ कह रहे, उनकी आवाज आने दीजिए। कह रहा हूं कि हमारे भाई चारों तरफ नजर रखे, इसलिए प्रदेश में नजर नहीं रख पा रहे हैं। और नजर जब हमारे यहाँ जो स्थिति बता रहे हैं वही स्थिति आपकी यहाँ है। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हैं। आप वहाँ उत्तराखंड और पंजाब के लिए चिंतित हैं, तो हमें तो ठीक ही है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो चर्चा है, बहस है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़े फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ 7 नए मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ किसानों को भी साधने की कोशिश हुई। खासकर गन्ना किसानों को, 45 लाख जो किसान हैं उनके लिए गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। तो बड़े फैसले लिए गए। एमएलसी के नाम की जो लिस्ट है वो भी सामने आ गई है। तो यहां पर बीजेपी ने तो रफ्तार दे दी है अपनी चुनावी गाड़ी को। दूसरे दल और किस तरीके से रफ्तार देते हैं, गियर चेंज करते हैं, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उससे पहले अभी तक की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए जीनत का रुख कर लेते हैं। शुक्रिया मेनका। तो आइए तमाम